आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीति विचारक। और आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक अध्याय से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सभी विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत तीन विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। तो आज हम जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो जॉन लॉक के मतानुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तकों में हॉब्स और रूसो के साथ ही लॉक का नाम भी विशेष आदर से लिया जाता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया था, तीन विचारक महत्वपूर्ण हैं, हॉब्स, रूसो और जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इंग्लैंड की शानदार क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। तो इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी ये जॉन लॉक के समय में हुई थी और उस क्रांति का वह बड़ा समर्थक था। राजा के दैवीय अधिकारों का वह विरोधी था। उसका विचार था कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई है। तो जॉन लॉक के जो दैवीय अधिकार थे उनका वह विरोधी था, यानी वो यह नहीं मानता था कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और राजा को जो अधिकार दिए हैं वो ईश्वर ने दिए हैं, इस बात का वो समर्थक नहीं था। उसका यह मानना था कि राज्य की उत्पत्ति वह समझौते के द्वारा हुई है। और उसने हॉब्स की भांति ही प्राकृतिक अवस्था, समझौते के स्वरूप, प्रभुसत्ता, व्यक्ति स्वतंत्रता आदि का उल्लेख किया है, परंतु उसका विचार हॉब्स के विचारों से बहुत कुछ भिन्न है। अब देखो क्या है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, यानी जॉन लॉक के अनुसार उसमें प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में लॉक के विचार हॉब्स से भिन्न है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। जहाँ देखो हॉब्स क्या कहता है, हॉब्स यह कहता है, हॉब्स ने जिस तरह से प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है उसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को झगड़ालू, अशांत और हर समय कलह वाली अवस्था बताया। जबकि जॉन लॉक है वो हॉब्स के विपरीत है। वो यह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें स्वतंत्रता थी किंतु स्वच्छंदता नहीं थी, यानी हर व्यक्ति को आज़ादी प्राप्त थी लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं था। स्वच्छंदता का मतलब है कि मनमानी करने का अधिकार नहीं था। लोक के शब्दों में यद्यपि यह प्राकृतिक अवस्था है तथापि यह स्वच्छंदता की अवस्था नहीं है। इस अवस्था में यद्यपि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व तथा संपत्ति का बिना किसी रोक टोक के उपयोग करने की स्वतंत्रता है, परंतु उसे अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। जब तक कि उसे ऐसा करने की आवश्यकता जीवन को बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं हो। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग थे वो विवेकपूर्ण थे और विवेक उन्हें यह सिखाता था कि सभी लोग समान और स्वतंत्रता है, परंतु किसी का जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को हानि मत पहुंचाओ। यानी व्यक्ति को अपनी आज़ादी को भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन दूसरे की जो जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति है उसका भी उसे सम्मान करना चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक विधियों का पालन करते थे, यानी जो लोग है, जनता है, वो प्राकृतिक जो नियम थे उनका पालन करते थे। इस अवस्था में हानियों की विधि तथा न्याय की कोई सर्वमान्य पद्धति न होने के कारण लोग अपनी इच्छानुसार नियमों का अर्थ निकालते। लोग अपने ही संबंध में सही मत को निश्चित नहीं कर पाते थे। इन कठिनाइयों के कारण ही मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था को छोड़ करके नागरिक समाज की स्थापना के लिए आपस में समझौता किया था। यद्यपि जॉन लॉक यह कहता है कि उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बिल्कुल शांत थी, किसी प्रकार कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन लोग हैं वो नियमों को निश्चित नहीं कर पा रहे थे। इस कठिनाई के कारण उन्होंने समाज में आपस में एक समझौता किया। अब देखो जॉन लॉक के अनुसार समझौते का स्वरूप क्या था। समझौते के बारे में भी
लोग के विचार हैं वो होब्स में भिन्न है। होब्स ने एक समझौते का उल्लेख किया है। होब्स जहाँ एक समझौते का उल्लेख करता है, जॉन लॉक की राह में एक नहीं बल्कि दो समझौते हुए थे। तो जॉन लॉक के अनुसार कितने समझौते हुए थे? दो समझौते हुए थे। एक सामाजिक समझौता सिद्धांत है और दूसरा था सरकार की स्थापना के लिए। यानी पहले समझौते से समाज की स्थापना हुई, दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना हुई। पहले समझौते को नागरिक समाज की स्थापना के लिए लोगों ने आपस में किया था और दूसरा समझौता एक और संपूर्ण जनता तथा दूसरी ओर शासक के बीच हुआ था। इस स्थल पर लोग के विचार हैं वो होब्स से बिल्कुल भिन्न है। होब्स के अनुसार सरकार की स्थापना के बाद नागरिक समाज की स्थापना हुई, लेकिन लोगों के अनुसार सर्वप्रथम नागरिक समाज की स्थापना हुई और उसके बाद है वो सरकार की स्थापना हुई थी। इन समझौतों में लोगों के अनुसार जनता अपने सभी अधिकारों को शासन सत्ता को नहीं सौंपती, वे अपने कुछ अधिकारों को सामान्य सत्ता के लिए प्रदान करती है, शेष अधिकार उसके पास बने रहते हैं। यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती तो जनता को यह अधिकार है कि सरकार को पदच्युत कर उसके स्थान पर सरकार बनाए। इस प्रकार लोक के अनुसार यह सीमित राजतंत्र के आधार का निर्माण है। लोक ने शासक को सीमित अधिकार दिए हैं। तो जॉन लॉक है वो राजा को या शासक को असीमित अधिकार नहीं देता बल्कि सीमित अधिकार देता है। उसके अनुसार जनता की सहमति सरकार का मूल आधार है। लोक के शब्दों में सरकार को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपने को किसी ऐसे कुप्रयत्नों एवं कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता संपत्ति के लिए के विरुद्ध किए जाते हैं। जब कभी कोई उसे दासता की ओर ले जाने का प्रयत्न करे तो उसे उन लोगों से मुक्ति पाने का अधिकार है जो आत्मरक्षा के पवित्र, अपरिवर्तनीय और मौलिक सिद्धांतों पर आक्रमण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होब्स जहाँ सरकार को असीमित शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वहीं लोक ने सरकार के अधिकारों को सीमित कर दिया है। तो देखो ये महत्वपूर्ण फर्क है। जो होब्स है वो सरकार को असीमित शक्ति देता है और लोक है वो उसको सीमित शक्तियाँ प्रदान करता है, अधिकारों को सीमित कर देता है। यदि सरकार जनता की स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसे हटा भी दे। तो जॉन लॉक यह कहता है कि यदि शासक है, राजा है, वो जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो जनता को उसको पद से हटाने का अधिकार है। लॉक ने वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। लॉक के अनुसार प्रभुसत्ता के बारे में लॉक के विचार होब्स की भांति स्पष्ट नहीं है। परंपरागत विचार के अनुसार प्रभुसत्ता को अविभाज्य और सर्वोपरि माना गया है, लेकिन लॉक ने प्रभुसत्ता को नहीं अविभाज्य माना है और नहीं सर्वोपरि। यह एक और जनता में और दूसरी ओर सरकार में बंटी हुई है। यह राज्य तो जनता के हाथ में है किंतु इसका उपयोग है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखो लॉक के सिद्धांत की आलोचना। तो लॉक के सिद्धांतों की यद्यपि आलोचना की जाती है, इसके कई आधार हैं। पहला है प्राकृतिक अवस्था का वास्तविक चित्रण। लॉक ने नागरिक समाज की स्थापना से पूर्व जिस प्रकार के प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है वह अवास्तविक है। इतिहास यह सिद्ध करता है कि प्रारंभ में मनुष्य का जीवन बड़ा संघर्षमय था। जॉन लॉक ये मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत ही शांतिमय थी, लेकिन इतिहास यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का जीवन है वो प्रारंभिक जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। राज्य का भौतिक आधार। लोक ने सिद्धांत में राज्य के भौतिक आधार को महत्व दिया है, लेकिन राज्य के नैतिक आधार की उन्होंने चर्चा तक नहीं की। तीसरा है कानूनी राजसत्ता। लोक ने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। उसके अनुसार क्रांति भले ही कितनी आवश्यक हो किंतु यह कानूनी नहीं हो सकती। राजसत्ता का विभाजन। लोक के अनुसार राजसत्ता विभाजित है, यह वह शासित में विभक्त है, परंतु यह मत है हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये थी आलोचना। अब है इसका महत्व। यद्यपि लोक के सिद्धांत की कई आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी उनके जो विचार हैं उनका बहुत ही महत्व है। पहला है लोक लोगों की सहमति को राज्य का एक आवश्यक आधार मानता है। उसने राज्य तथा सरकार में स्पष्ट अंतर किया है। दूसरा है लोक ने अपने समझौता सिद्धांत में यह सिद्ध किया है कि लोगों के पास अधिकार है, वे उन्हें प्रकृति से प्राप्त है। इस धारणा ने लोगों के अधिकारों को निरंकुश शासकों के नियंत्रण से मुक्त रखने में मदद की है। लोक सर्वप्रथम विचार था जिसने यह बताया कि राज्य की प्रभुसत्ता का अभिप्राय जनता की प्रभुसत्ता से है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी जॉन लॉक पहला विचार था जिसने यह बताया कि राज्य की प्रभुसत्ता का आधार है वो जनता की प्रभुसत्ता से है। लोक ने जनता को निरंकुश शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी दिया था। लोक के विचारों चाहे जितनी आलोचना की जाए
परंतु इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है कि इस तथ्य का प्रतिपादन करके कि सरकार सामान्य इच्छा पर आधारित है और समाज की राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, उसने राज्य की शक्ति को सीमित कर दी। वास्तव में निरंकुश राजाओं के विद्रोह करने का जो अधिकार है वो लोग ने देकर के एक उदार और प्रजातांत्रिक राज्य की नींव रखने का इन्होंने प्रयास किया था। तो ये था इसका महत्व। तो आज की इस क्लास में हमने लोक का समझ सिद्धांत, जिसके अंतर्गत समझौते का स्वरूप, जिसमें प्राकृतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, फिर उनके समझौते सिद्धांत का क्या आलोचना, यानी उसमें क्या कमियां थी और उसमें उनका महत्व क्या था। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।